everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing previous year's questions for UPSC on this platform. पॉलिटी के जितने भी PYQs है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी जो सेशन चल रहा है वो साइंस एंड टेक के PYQ के ऊपर है। टोटल 26 क्वेश्चंस इसके हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आने वाले जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये जो वीडियो है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100 तक के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is, among the following organisms, which one does not belong to the class of other three? यानी इन्होंने ये चार ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं, क्रैब है, माइट, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। इसमें से एक ऑड वन आउट निकालने के लिए बोला गया है। तो अगेन आपका जो बेसिक लर्निंग है उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। जो इनिशियली हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दैट R.H. Whittaker was the person and R.H. Whittaker he divided all the organisms, जितने भी organisms थे उनको इन्होंने 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया। So he basically gave the 5 kingdom system of classification, जिसमें नंबर 1 क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपके पास किंगडम था that was Monera। मोनेरा का बाद में जो यहाँ पे आया था वो था आपके पास प्रोटिस्टा। After Protista, they had given the fungi, and after this fungi, it was about the plantae and about the animalia. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था आपके पास? एनिमलिया, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सब मोनेरा के अंदर आता है। तो क्वेश्चन बनता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? आता है क्वेश्चन। सो प्रोकैरियोटिक सेल वो सारी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस इमेच्योर है या फिर फुली डेवलप्ड नहीं है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको ये सारे डबल मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेलीज है वो मिलते हैं। फिर है प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, देन फंजाई। प्लांटी का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप यहाँ पे सवाल पूछा है एनिमलिया, ये 4 जानवरों के नाम इन्होंने दे दिया है और बोला है कि एक कौन सा ऐसा है जो कि बाकी 3 की कैटेगरीज में फिट नहीं होता। तो मतलब एक बार एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जो एनिमलिया का है उसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ताकि एनिमल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और एनवायरमेंट में जब आप स्पीशीज पढ़ोगे तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब भी मैं एनिमलिया के बारे में बात करती हूँ, इसमें आपको टोटल 11 फाइलम मिलते हैं, यानी कि किंगडम है एनिमलिया। ठीक है, किंगडम एनिमलिया है। इस एनिमलिया किंगडम में आपके पास टोटल 11 फाइलम होते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 11 फाइलम मिलेंगे, जिसमें से पहला फाइलम आता है आपके पास पोरीफेरा। आई रिपीट, आपको इन नाम को रटने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूपीएससी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि एनिमलिया करके एक किंगडम है जिसमें 11 फाइलम है और ये पर्टिकुलर पोरीफेरा एक फाइलम हुआ करता था। इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के सीधे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के जो इक्के दुक्के एग्जांपल्स है वो इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज नेम्स। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे पोरीफेरा। पोरीफेरा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन एनिमल्स की बॉडी कुछ इस तरह से होती है और इनके बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, और ये आपको कहाँ मिलते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये मरीन एनवायरमेंट में, समुद्र में आपको मिलेंगे। देखो, एनिमल्स जो है सबसे पहले आपको मरीन एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाके वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने और फिर जाके ह्यूमंस बने। तो ये मरीन एनिमल्स है, यानी कि समुद्र ओशनिक वाटर में मिलते हैं। इनके बॉडी पे इस तरह से पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर अंदर और बाहर जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास स्पॉन्ज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास स्पॉन्ज, राइट? तो इससे कोई खास क्वेश्चन यूपीएससी देता नहीं है क्योंकि कुछ पूछने का इसमें है नहीं। अब जो इसके बाद में जो नेक्स्ट फाइलम आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगी कि इसका नाम भी अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो इसके जो नेक्स्ट वाला जो फाइला है, कलर चेंज कर लेते ताकि इंपॉर्टेंट आपको लगे, वो है निडारिया। दैट इज, इसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है सी से, NIDARIA, ये है निडारिया फाइलम। फटाफट से थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो, याद करो कि क्या ये नाम आपने कहीं सुना है। एनवायरमेंट पढ़ा है, एनवायरमेंट में भतेरों बार, या फिर कोरल रीफ का नाम आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में सुना होगा। और जब भी कोरल रीफ्स पढ़ते हो तो यू स्टडी लाइक ये निडारियन पॉलिप होते हैं, राइट। तो बेसिकली निडारिया में वो फाइलम है एनिमल्स के जो कि आपके पास अगेन पानी में रहते हैं, एक्वाटिक है, ठीक है, ये आपके पास एक्वाटिक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोरल आएगा, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जेलीफिश आ जाएगा, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, कोरल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, राइट। तो ये जो निडारिया होते हैं, ये जो निडारिया होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं जिस ग्रुप को पॉलिप बोला जाता है। और इनकी बॉडी जो है, ये जो कोरल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हमने, इनकी जो बॉडी है वो कैल्सेरियस होती है, कैल्शियम की होती है। तो जब ये मर जाते हैं पानी में, ये जो पूरा कैल्शियम का रीफ बना लेते हैं, उसको कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास थर्ड फाइलम के ऊपर, ये निडारिया क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फाइलम है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा इंपॉर्टेंट है, उसका एक प्रॉपर्टी या फिर फीचर जो है उसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज टीनोफोरा, CTENOPHORA, टीनोफोरा। ये वो एनिमल्स हैं जो कि ऐसे चमकते हैं, दे शो द बायोल्यूमिनेसेंस। तो बेसिकली ये आपके पास इनकी प्रॉपर्टी के तौर पे आप इंपॉर्टेंटली इसको याद रखोगे कि ये वो एनिमल्स हैं जो कि चमकते हैं, टीनोफोरा, राइट। अब नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास फाइलम नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछा जाता है। आपके पास नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस या फिर फ्लैटवर्म्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका एग्जाम्पल है टेप वॉर्म। अब टेप वॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू लिया था ना, माउथ है, बकल कैविटी है, फूड पाइप है, फिर स्टमक है, ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके पार्ट से ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन थी, फिर एनस था। तो ये जो आपके पास इंटेस्टाइन है उसमें छाले या फिर कोई बीमारी कर देता है ये टेपवॉर्म। तो यहां से डिजीज का क्वेश्चन आता है जी, यहां से डिजीज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो टेप वॉर्म है इससे कौन सी डिजीज होती है, यानी इंटेस्टाइन में ये डिजीज कॉज करता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है और वेट लॉस भी देखा गया है। अब आते हैं इसके बाद फाइलम नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो होगा आपके पास फाइलम नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम नंबर जो 5 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो जाएगा राउंड वॉर्म या फिर एस्केलमेंथिस, ठीक है। ये है आपके पास राउंड वॉर्म या फिर एस्केलमेंथिस। अगेन ये भी पैरासिटिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पैरासिटिक है, डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो यहां से आपके पास जो डिजीज है वो कॉज होती है फिलेरिया नाम की डिजीज, आप याद रखेंगे। फिलेरिया नाम की डिजीज जो होती है नीमाटोड से होती है। नीमाटोड एक एग्जांपल है जो कि राउंड वॉर्म का है, राइट। तो ये है आपके पास राउंड वॉर्म। अब नेक्स्ट है आपके पास आर्थ्रोपॉड, जहां सॉरी एनालिडा है, और एनालिडा के बाद में इन्होंने पूछा है क्वेश्चन आर्थ्रोपॉड से, ठीक है। तो अगला जो फाइलम हो जाएगा फाइलम नंबर 6, वो है आपके पास एनालिडा। एनालिडा यानी वो जानवर जिनकी बॉडी में आपको इस तरह से रिंग्स दिखेंगे, जिनकी बॉडी में आपको इस तरह से रिंग दिखेगी, यानी अर्थवॉर्म एग्जांपल ले सकते हो एनालिडा, या फिर जो अर्थवॉर्म है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं डिकम्पोजिशन से लेके, या फिर जो मिट्टी में ये एक फार्मर्स की तरह काम करते हैं उनको लेके क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड वो जानवर होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जॉइंट्स होते हैं पैरों में, जिनके पैरों में ऐसे बहुत ज्यादा जॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, वो होते हैं आपके पास आर्थ्रोपॉड। ये लार्जेस्ट फाइला है, ये लार्जेस्ट फाइला है
जितने भी इंसेक्ट आप जानते हो वो सब किस में आएंगे, आर्थ्रोपॉड में आएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 3-4 नाम है जिसमें से 3 कौन से कैटेगरीज में है और बाकी जो है कौन से कैटेगरीज में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब उनको ऑड वन आउट करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर बात करी गई है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में कि ये जो आर्थ्रोपॉड है उसमें भी आपके पास 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है आर्किनिड और एक होता है क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो जो आर्किनिड है उसमें आपके पास कम से कम 8 लेग्स होते हैं। आर्किनिड्स जो है उसमें आपके पास 8 लेग्स होते हैं और जो क्रस्टेशियंस होते हैं उसके एग्जाम्पल है माइट है, स्कॉर्पियन है और जो आपके पास क्या है, स्पाइडर है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो माइट है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, ये आर्किनिड है और एक तरह का क्या है, आर्थ्रोपॉड। तो क्रैब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है उसमें बात हो रही है, which of the following statement are correct regarding the vegetative propagation of the plants। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो कि जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे जो सवाल है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे इसका जवाब दे। आपने रोज का प्लांट तो देखा ही होगा, गुलाब का जो पौधा होता है, बचपन में सबने ट्राई किया होगा या फिर सुना होगा कि बस रोज के पौधे की जो प्लांट है उसका एक स्टेम तोड़ो आप और वापस मिट्टी में लगाओ और एक नया रोज का प्लांट लग जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग। उसको क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग। या फिर जो मनी प्लांट होता है उसको भी आप थोड़ा सा एक स्टेम लो और फिर से लगाओ, लग जाता है। तो यानी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे ऑलरेडी प्लांट जो है उसका एक पार्ट हम लेते हैं और उस पार्ट से एक नया दूसरा प्लांट बना लेते हैं। आई रिपीट, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट के पार्ट से, किसी हिस्से से हमने एक नया प्लांट बना लिया है। ठीक है, जैसे कि स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू या फिर रूट के थ्रू। तो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कि बहुत सारे प्लांट्स पे देखा जाता है और इसको ह्यूमंस भी आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में स्टेम कटिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, लेयरिंग होता है, डिवीजन होता है। ग्राफ्टिंग में भी हम क्या करते हैं, दो जो प्लांट्स है अलग अलग कैटेगरीज को लेके एक नया प्लांट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। अब क्लोन क्या होता है इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं, क्लोन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स जो है या फिर कोई भी स्पीशीज ले लो, वो रिप्रोडक्शन करता है और एक नया बच्चा पैदा करता है या फिर एक नया स्पीशीज बनाता है या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। ठीक है जी, अब जो नया बच्चा आता है क्या उसकी शक्ल अपनी मम्मी पापा से पूरी मिलती है? नहीं मिलती है। तो जब हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं बायोलॉजी में, एक्सटर्नल फीचर, बाहरी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, राइट, तो हम बोलते हैं इसकी फिनोटाइपिक फीचर है। आई रिपीट, 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। यानी कि जब हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि आपका फेस कैसा है, नाक कैसी है, आंख किस पे गई है, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो फिनोटाइप होते हैं। और जीनोटाइप यानी कि आपकी जीन्स, राइट। तो जब आप ह्यूमन बींग्स में मान लो कि जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों में हमने बोल दिया यार इनकी तो शक्लें सेम है, यानी ये फिनोटाइपिकली सेम है। जब शक्ल सेम है, जुड़वा बच्चे हैं, तो फिनोटाइप क्या है, सेम है। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, चाहे वो जुड़वा बच्चे हो लेकिन उनके बिहेवियर अलग होंगे, उनके बात करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि उनकी जो इंटरनल फीचर है, उनकी जो जीन्स है, उनका जो जीनोटाइप है वो अलग है, राइट। तो फिनोटाइप मतलब बाहर के फीचर, जीनोटाइप मतलब इंटरनल जो फीचर्स है, जीन्स वाले फीचर्स है। लेकिन जब आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करते हो, प्लांट के किसी पार्ट से एक नया प्लांट बना लेते हो, तो वहां पे जो जीन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन सेम हो, आइडेंटिकल हो, उनको हम बोलते हैं क्लोनल या फिर क्लोन बॉडी, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से क्लोनल पॉपुलेशन बनती है, जी हाँ बिल्कुल बनती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, वेजिटेटिव
प्रोपगेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस, तो ये गलत है। वेजिटेटिव जो हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस, देखो मान लो कि एक प्लांट है, इसको समझो, मान लो कि भाई एक प्लांट है, अब इस प्लांट को हमेशा एक वायरस आके इन्फेक्ट कर देता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने एक और आइडेंटिकल प्लांट बना लिया, तो क्या वो वायरस से प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं, अरे इनके सबकी जीनोटाइप सेम ही है, तो कैसे बचा पाएगा वो वहां पे? नहीं बचा पाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो वायरस को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प नहीं करता, क्योंकि उनका जीनोटाइप जो होता है वो सेम होता है। क्लियर है? अब आते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट 3 के ऊपर, एक मिनट दीजिए। यस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, जी हाँ आप इसको कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fruits stored in a cold chamber exhibit the longer storage life because, इसको आप करने की कोशिश करें, just take a 1 minute or give me a 1 minute। ओके, देखो फिर से इन्होंने प्लांट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया है और फोटोसिंथेसिस पे ही पूछ लिया है। आइडेंटिफाई करना सीखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आप चाहे बोर हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, ये चीज मैं रिपीट करूंगी क्योंकि यहीं से सवाल आ रहे हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांट में क्या पूछ रहा है, या तो वो जाइलम फ्लोएम पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स है और इसकी कैटेगरीज पे प्लांट्स के नाम, या फिर प्लांट्स में क्या देखा जाता है, फोटोसिंथेसिस देखा जाता है, उस पर सवाल आ गया, और रेस्पिरेशन देखा जाता है, यानी कि जिस तरह वो सांस ले रहा होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जब किसी भी फ्रूट्स को मतलब ये क्वेश्चन छोड़ो, आप नॉर्मल सब्जी मंडी में अगर कभी गए होंगे या फिर किसी दुकान पे गए होंगे जो कि ये फ्रूट्स वगैरह बेच रहा होता है, तो एक तो होता है कि भाई ताजा सब्जियां हैं, ताजा फ्रूट्स है, ये ले जाओ, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो के अनार आ रहे हैं या फिर एप्पल आ रहे हैं। बट फिर वो क्या होता है कि वो धूप में पड़े होते हैं वहां पे, तो वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो वो सब्जी वाला बोलता है कि ये ले जाओ, आप 100 रुपए किलो में ले जाओ, 80 रुपए किलो में ले जाओ। क्यों? क्योंकि जब कोई फ्रूट होता है, जब कोई सब्जी होती है, फ्रूट होता है, तो जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसके जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो हो रही होती है वो तेजी से होती है, और फिर वो क्या होता है, सब्जी खराब होने लग जाती है। लेकिन जब आप उसको फ्रिज में रख देते हो तो उसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो जाती है और वो खराब नहीं होती। इसका सवाल में आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा, फ्रूट स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर exhibit the longer storage life because the rate of respiration decreases. So question number 29, answer number C. Next question, that question number 30, यहाँ पे बोला गया है many transplanted seedling do not grow because, अब transplanted seedling का मतलब, अगर आपने थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग करी होगी तो आपने क्या किया होगा कि मान लो ये आपने एक सीडलिंग ट्रे लिया, छोटा गमला लिया, और यहाँ पे टमाटर की जो बीज है वो डाल दिए। अब आपने देखा कि भाई एक हफ्ता हो गया और यहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो इस तरह से निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 महीने के अंदर ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लगभग 1 महीने के बाद इनको यहाँ से रूट्स के समेत, जड़ समेत निकाल के एक बड़े पौधों, बड़े गमले के अंदर इनको लगाया जाता है फॉर द बेटर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इसको बोला जाता है ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग। तो जब ऐसा करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ढंग से नहीं किया तो वो प्लांट मर जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसकी ट्रांसप्लांटेशन करी तो जो रूट्स है, बहुत सारी जो रूट्स है वो आप खराब कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो या फिर लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे है that many transplanted seedling do not grow because most of the root hairs are lost during the transplantation. Question number 31. Which of the following statement is or are correct? वायरस के बारे में जितना पढ़ सको पढ़ लेना। That viruses lack enzyme necessary for generation of energy. Yes. देखो वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायरस जो है अगर किसी बाहर यूं ही पड़ा तो वो नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई फंक्शन करने के लिए खुद का कोई सिस्टम नहीं है। बट किसी एजेंट के थ्रू जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाता है तब उसके सारे एंजाइम्स, कार्य जो भी है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब उसको किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है अपना फंक्शन करने के लिए, उसके पास खुद पे पास कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड,
क्या वायरस को हम कल्चर कर सकते हैं सिंथेटिक मीडियम में? नहीं कर सकते भाई। पिछली बार 2023-22 का ही ये सवाल है और यहाँ पे देखो 2013 में भी पूछा गया है, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। सो वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल प्रैक्टिस, हाँ, बट ओनली बायोलॉजिकल प्रैक्टिस नो। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके दिखाती हूँ, आई मीन इरेज करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा बेटर स्पेस यहाँ पे होएगा। तब तक आप रीड करिए क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसिकल्स, कार्स एक्सेट्रा। अरे वो एक रिंग की तरह होती है और उसमें आप ऐसे छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स डालते हो। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। वो क्यों डालते हैं? ताकि जो कांटेक्ट है व्हील और एक्सल के बीच में वो कम से कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगेन फ्रॉम द केमिस्ट्री, जो है, एक मिनट, या the known forces of nature can be divided into 4 classes: gravity, electromagnetic, weak nuclear force, strong nuclear force. So with reference to them, which one of the following statement is not correct? यहाँ पे आपको गलत statement बताना है। पहले एक बार जो है इनको समझ लेते हैं, सॉरी जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4। सेकंड, electromagnetism act only on the particles with an electric charge. थर्ड, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं आपके पास यहाँ पे, सो कौन से, ओके, सो आई वाज टॉकिंग दैट ग्रेविटी, हम 4 ऑप्शंस के बारे में रीड ऑन कर रहे थे। फर्स्ट वाज ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, देन electromagnetism acts only on the particles with an electric charge, weak nuclear force causes radioactivity, strong nuclear force holds protons and neutrons inside the nucleus of an atom. See, if I talk about an atom, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे सेंटर में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बाहर घूम रहा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये जो एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, राइट, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है, इसमें न्यूट्रॉन्स के पास तो खुद का कोई चार्ज नहीं है और जो प्रोटॉन्स है ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो एटम तो बिखर गया होगा। लेकिन नहीं, ये क्या होते हैं, एक साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 अबाउट द रेनबो। एक मिनट, ठीक है, रेनबो इज produced when sunlight falls on the drops of the rain। तो बेसिकली एक फिनोमेना है डिस्पर्शन, एक है रिफ्रैक्शन और एक होता है आपके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिस्पर्शन है, डिफ्रैक्शन है और इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, उसमें ये सब जो है डिटेल में आता है, दैट इज रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। तो बेसिकली अगर कोई सरफेस है, वहां पे अगर कोई लाइट आ रही है, हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये सेम एंगल, जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फिनोमेना तो हो गया आपके पास रिफ्लेक्शन। अब है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जब आपके पास मान लो कि कोई भी ड्रॉप है बारिश का, या फिर वाटर ड्रॉपलेट मान लीजिए, ठीक है, या आपके पास कोई भी बारिश है
उस पे जब सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, रेन व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉप्स ऑफ द रेन, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो अकर्स इन द स्काई। ये क्लियर है, हमेशा आपको मालूम है कि जब भी बारिश हो रही होती है, जब धूप होती है, सनलाइट होती है, तभी हमको रेनबो दिखता है, ठीक है। अब ये ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपके पास प्रिज्म करता है फॉर द रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, मतलब जब सनलाइट, ठीक है, गेट्स थ्रू दीज ड्रॉपलेट, तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन की वजह से 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। मैंने क्या बोला कि हमने बचपन में ये प्रिज्म के बारे में पढ़ा कि इसके ऊपर अगर मैं एक व्हाइट लाइट या फिर जो सनलाइट है स्ट्राइक करवाती हूं, तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन के वजह से और डिफ्रैक्शन के वजह से ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वाटर ड्रॉपलेट भी ठीक उसी तरह से काम करता है और यहाँ पे रेनबो बना लेता है 7 कलर का, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म के साथ इसकी सिमिलैरिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना, साइज ऑफ द सन एट द डस्क, ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ द सन एट द डस्क, यानी कि डस्क एंड डॉन आपको मालूम ही है। एक मिनट, या कलर ऑफ द सन एट द डॉन, ट्विंकलिंग ऑफ द, मतलब इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि ऑप्टिकल इल्यूशन देते हैं। क्लियर कट एनसीईआरटी की लाइन से कि साइज ऑफ द सन, कलर ऑफ द सन, ट्विंकलिंग। मून और पॉलिस्टर इसमें नहीं आएगा, इसका आंसर है 1, 2 और 4, ठीक है। आप एनसीईआरटी की जो है उसको साफ साफ पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, which of the minerals given above are required by the human body for contraction of muscles। अब आप बोलोगे क्या हमको सारे मिनरल्स पढ़ने हैं, तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम सब पूछ रहा है, नहीं। देखो आपके सिलेबस में जो है ग्लैंड्स बहुत बार दे रखी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसमें पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियास है, राइट, ओवरीज है, टेस्टिस है। तो जब यहाँ पे ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें से एक हार्मोन आपके पास ऑक्सीटोसिन भी आता है, और जब प्रेगनेंसी में बेबी का डिलीवरी होता है, उसमें जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे उस जब ग्लैंड्स के चैप्टर में आप पढ़ते हो तो उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मसल साफ साफ क्लियर है कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम सब इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जनरली इन्होंने कोई रैंडमली नहीं पूछा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू ये पूछा है कि जब बेबी का डिलीवरी हो रहा होता है, राइट, उसमें जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मिनरल्स जो है कैल्शियम, आयरन की जरूरत होती है। कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे, कोई भी लेडी हॉस्पिटल में जाती है बोल ही देते हैं कि आप में खून की कमी हो गई है, सर्जरी करनी पड़ेगी, या फिर कैल्शियम की कमी हो गई है, सोडियम की कमी हो गई है। सो दीज आर वेरी बेसिक, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से मैमल कौन सा, ये तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, क्योंकि ये सारे सी लगे हुए हैं तो सबको लगता है कि पानी के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है, है उसमें। ये जो हॉर्स वाला है ना, ये फिश है, सी हॉर्स एक तरह की फिश है, और ये जो सी काउ और सी लायन है, ये एक तरह के मैमल्स हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एफर्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल have become frequently new in the news. What are the importance of discovering this? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आपको स्टैटिक से लिंक करने के लिए बोलूंगी, दिस इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, और इसका आंसर में सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप एक बार ना गूगल पे हिग्स बोसन पार्टिकल और न्यूज ऐसे क्लिक कीजिए, और वहां पे देखिए इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको कवर कीजिए, बिकॉज अब ये रिलेवेंट नहीं है, ये हो गया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, सो देयर इज नथिंग टू गो इन डिटेल अबाउट दिस। नेक्स्ट है, इसमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स, बैट, बी, बर्ड, इसमें से कौन से ऐसे जो पॉलिनेटिंग एजेंट है। देखो पॉलिनेशन जो है फ्लावर्स के बीच में होता है, उनका रिप्रोडक्शन जो है पॉलिनेशन के थ्रू होता है, तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू या फिर किसी हवा के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, कैसे भी होता है। तो यहाँ पे ये बैट, बी, बर्ड तीनों ही एक तरह से पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बोला है, ये बेसिकली ज्योग्राफी का सवाल आप देख सकते हो, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा तो ये हो जाएगा। इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
सो दिस इज अ क्लियर कट आंसर, आप कर सकते थे। नेक्स्ट है, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम। देखो ये आपने यूरेनियम बहुत बार पढ़ा होगा, और यूरेनियम से ही रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो बनता है वो है आपके पास थोरियम। तो सब कह रहे हैं कि भाई यूरेनियम यूज ना करके आप थोरियम यूज करो, तो बेसिकली फायदा क्या है? बहुत फायदा। पहला तो यूरेनियम के कंपेयर में नेचर में आपको थोरियम ज्यादा मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये एबंडेंट है। और दूसरा, ठीक है, ये ज्यादा एनर्जी कंपेयर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कंपेयर टू यूरेनियम। और थर्ड, कि जो हार्मफुल वेस्ट निकल रहा है वो भी कम है, तो हर जगह से इसका बेनिफिट ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन है ये आपके पास, राइट, दैट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस traveling at the speed of several hundreds kilometers per second can severely harm living beings. Why? Because अर्थ के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि डाइवर्ट कर देती है इन चार्जेस को, और जिसकी वजह से बहुत इजीली हम प्रोटेक्ट हो पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए हो जाए, इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। बट आज ही मैं और वीडियोस बनाऊंगी और लेक्चर्स लूंगी जिसमें हम 100 क्वेश्चन पूरी तरह से करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि 100 क्वेश्चन आज मैं किसी भी तरह से आपको करवा दूंगी, प्लस डिजीज वाला जो सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे ले लूंगी, राइट। बट वीडियो हम छोटी छोटी रखेंगे, लेंदी वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम से पहले, तो आपको हमें भी मोटिवेट करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक और शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।